लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। प्रमोद जैन भाया ने जिस तरह से कमबैक किया है, जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए गए और एक तरह से घेराबंदी की गई बीजेपी के द्वारा, प्रमोद जैन भाया जिसे लेकर नारे लग रहे थे, भाया रे भाया तूने बहुत खाया, 12 अंता मंगरोल की जनता ने कहा भाया रे भाया तूने सबका मन भाया। अब ये उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया बोल रही थी। पर निश्चित रूप से प्रमोद जैन भाया की ये बड़ी जीत है। बड़ी जीत इसलिए कि महारानी का गुरूर चूर चूर हुआ है। जिस तरह से प्रमोद जैन भाया ने अपनी पूरी रणनीति बैठाई है इस उपचुनाव में, ठीक है, बहुत सारे लोग इस जीत का सेहरा अपने सिर बांधेंगे और बंधवाना चाहेंगे, मगर प्रमोद जैन भाया की रणनीति शुरू से साफ थी, जिसकी वजह से वो चुनाव जीते हैं। कंवरलाल मीणा की सदस्यता जाएगी या रहेगी, बीजेपी में कंफ्यूजन था, मगर प्रमोद जैन भाया को पता था कि कंवरलाल मीणा की सदस्यता बहाल नहीं होगी और 2 महीने पहले से उन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था। जहां जहां जो मैनेजमेंट करना था वो कर चुके थे जब तक महारानी पिक्चर में आती। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसे जीते हैं वैसे जीते हैं, बीजेपी ऐसे जीती है बिहार चुनाव में, कमोबेश प्रमोद जैन भाया भी वैसे ही जीते हैं अंता मंगरोल के उपचुनाव में। मगर देखिए, ये चुनाव क्या खींवसर दौसा के पैटर्न पर हुआ है और करीब करीब उसी तरह से वोटरों ने वोट दिया है। अगर देखें इस पूरे पैटर्न को तो आपको समझ में आएगा कि प्रमोद जैन भाया ने महारानी वसुंधरा राजे के घर में सिंध लगाने के लिए कैसे तैयारी कर चुकी थी और जो आखिरी वक्त तक वसुंधरा राजे सोच रही थी कि हमें जिताना है या हराना है, हमें कैंडिडेट देना है या नहीं देना है, उसका पूरा फायदा और भरपूर फायदा उन्हें उठाया। नरेश मीणा अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे और नरेश मीणा ने ललकारते हुए उस रण में लड़ाई लड़ी, जहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 53,740 वोट लाना, 53,740 वोट लाना आसान नहीं है। ये बराबर वोट है बीजेपी के। आप बीजेपी जैसे कैडर बेस्ड पार्टी के बराबर वोट लेकर आते हो तो आप समझिए वहां पर उन्होंने एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी और यही प्रमोद जैन भाया के फायदे में बात रही। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगड़ी जातियों के गठबंधन ने डागा को खींवसर जिताया, डीसी बैरवा को दौसा जिताया, ठीक उसी तरह से प्रमोद जैन भाया को अंता मंगरोल में जिताया। अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर देखेंगे तो वो सीट, मैंने पहले दिन से कहा था आपको कि सब बराबर पर हैं। प्रमोद जैन भाया कहीं से चुनाव नहीं हार रहे थे सिवाय नरेश मीणा के सपोर्टरों के द्वारा कहा जा रहा था तीसरे नंबर पर हैं, वरना मैं अपने हर बुलेटिन में आपसे कह रहा था कि प्रमोद जैन भाया का लोगों का दावा है कि 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और बहुत सारे पत्रकारों का दावा था कि प्रमोद जैन भाया जीत रहे हैं, सटोरियों का भी दावा था कि प्रमोद जैन भाया जीत रहे हैं। और उसका आधार क्या था? आधार था नरेश मीणा ने जो एक माहौल बनाया था, उस माहौल में बहुत सारी जातियों को लगा कि अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और इसलिए एक डर का माहौल जो भाया ने बनाया वहां पर, उस डर की वजह से वोट शिफ्टिंग हुई है। जहां तक देखें, अगर एससी का वोट वहां 50,000 है जिसके आधार पर, और करीब करीब 18 से 20,000 मुस्लिम वोट है जिसके आधार पर वो जो सीट है वो प्रमोद जैन भाया के लिए सबसे मुफीद सीट मानी जाती है। अगर इतने वोट किसी को आ जाते हैं, करीब 70,000, मुझे लग रहा है कि
69,462 वोट आए हैं भाया को। ये दोनों जातियां मिलाए करीब करीब 70,000 वोट होते हैं। अब इसमें नरेश मीणा ने जितनी सेंधमारी की उससे ज्यादा प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के अग्रणी जातियों के वोटों में सेंधमारी कर ली। ये उर्मिला जैन भाया की तस्वीरें हैं, सबसे ज्यादा करंट मारती हुई देखिए इस पूरे उपचुनाव में तो उर्मिला जैन भाया। प्रमोद जैन भाया जैसे शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए उर्मिला जैन भाया किसी वरदान से कम नहीं है, जो नरेश मीणा के बराबरी में उन्हें जवाब देते हुए नजर आती थी। एक बार तो मैं देख रहा था सभा में सचिन पायलट को रोकना पड़ा, जब सचिन पायलट के नारे लगाते हुए रुक ही नहीं रही थी वो, तो उनका जोश आज हाई है। उन्हीं की तस्वीरें आ रही है सुबह से। मगर देखिए, अगर आप देखेंगे इस पैटर्न को तो वहां पर महारानी की टीम जो थी वो पूरा काटने में लगी रही। अगर आप देखेंगे जो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, उन सारे स्टार प्रचारकों को वसुंधरा राजे ने घर बैठा दिया, चाहे दिया कुमारी हो, सतीश पूनिया हो, सीपी जोशी हो, मतलब किरोड़ीलाल मीणा हो, यहां तक किरोड़ीलाल मीणा को भी नहीं बुलाया गया। तो आप समझिए किस तरह का वो चुनाव लड़ रही थी। यहां तक कि बार बार मैं कह रहा था कि 12 जिले के ही रहने वाले हैं हीरालाल नागर, जो धाकड़ समुदाय से आते हैं, और जो दलित समुदाय से आते हैं मदन दिलावर, उन दोनों को ये नापसंद करती हैं, इसलिए कहा है कि दोनों नहीं आएंगे। प्रभुलाल सैनी जो वहां से जीतकर मंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में कहा गया कि ये यहां से नहीं आएंगे, तो ये गए नहीं। इसके अलावा जो आनंद गर्ग माने जाते हैं, सतीश पूनिया के सबसे खास रहे हैं, वहां पर जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, वो दूर थे। जो वहां पर चेयरमैन है रामुख खंडेलवाल, वो दूर थे। नंदलाल सुमन दूर थे। हालांकि माली वोट मिला है मोरपाल सुमन को, मगर मोरपाल सुमन चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अब देखिए, ये जो है भजन लाल शर्मा गए चुनाव प्रचार करने के लिए, और मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल गायब थे, भूपेंद्र यादव गायब थे, गजेंद्र सिंह शेखावत गायब थे, अर्जुन राम मेघवाल गायब थे, दिया कुमारी गायब थी, प्रेमचंद बैरवा बने हैं बैरवा समाज के कोटे से उप मुख्यमंत्री, उनका बिल्कुल प्रभाव नहीं है। इस बार 2-2 का चुनाव भी वो जीत जाएं तो बड़ी बात है। राजेंद्र राठौड़ गायब हैं, सतीश पूनिया गायब हैं, सीपी जोशी गायब हैं, अलका सिंह गुर्जर गायब हैं, किरोड़ीलाल मीणा गायब हैं, घनश्याम तिवारी गायब हैं। राजेंद्र गहलोत को जरूर उन्होंने बुलाया था क्योंकि वो उनकी पुरानी टीम के हिस्सा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, पुरानी टीम उन्होंने पूरा बुला रखी थी। तो ये उपचुनाव जो था उसमें महारानी का एक गुरूर भी चूर चूर हुआ है कि मेरी वजह से बीजेपी है। ये पहले अशोक गहलोत जब उपचुनाव लड़ा करते थे और जीता करते थे तो उसमें इनके गुट के लोग कांग्रेस के साथ हो जाते थे और उपचुनाव जीत जाते थे। अशोक गहलोत को लगता था कि हमारा माहौल है, हम भी चुनाव जीतेंगे। यही कमोबेश इस बार भी हुआ है। प्रमोद जैन भाया के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी का एक धड़ा खड़ा रहा जो उनके जिताने में सहायक रहा। अब देखिए, प्रमोद जैन भाया के वोट कहां से आए हैं। प्रमोद जैन भाया के जो वोट हैं, जो दलित और मुस्लिम समुदाय, वो करीब करीब 70,000 हैं। अब ये दलित समुदाय में से जो उन्होंने बीजेपी ने और नरेश मीणा ने कटिंग की है, काटा है वोट को, वो उन्होंने भरपाई कर ली है राजपूत, ब्राह्मण और व्यापारी जातियों के वोट से। मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले हैं, जिसमें 40,000 में से 35,000 मालियों ने इन्हें दिया है, और बाकी के जो उनके पास जो वोट आए हैं करीब 17,000 के आसपास, उसमें 13,000 के आसपास, 12,000 के आसपास वहां ओबीसी हैं जो बीजेपी के मूल वोटर हैं, वो दिए हैं। 3-4 हजार उसमें से आपको कहा जा सकता है कि अगड़ी जातियों ने भी दिया है और कुछ गुर्जर समुदाय के लोगों ने भी दिया है, मगर दलित समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक वो नहीं काट पाई। और इस तरह से माली समुदाय के अलावा 17,000 वोट अपनी जाति से एक्स्ट्रा लाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हो। मगर नरेश मीणा केवल मीणा समुदाय के 30-32 हजार वोट के अलावा अगर ये 20-22 हजार वोट लेकर आ रहे हैं, तो ये 20-22 हजार वोट इन्होंने केवल
कांग्रेस के नहीं काटे हैं। कांग्रेस के जो वोट उन्होंने दलित समुदाय का काटा, या फिर कुछ गुर्जर समुदाय का काटा, या धाकड़ समुदाय का बड़ी संख्या में बीजेपी का वोट काटा। वो कांग्रेस का जो वोट काटा इन्होंने अगड़ी जातियों ने प्रमोद जैन भाया को वोट देकर उसकी भरपाई कर दी और बहुत ज्यादा ऊपर लेकर चले गए संख्या को, करीब 15,594। ये 15,594 की जो जीत हुई है उसमें यकीन मानिए ये 15,594 अगड़ी जातियों के वोट से जीत हुई है। ये अगर बीजेपी के पास शिफ्ट होता तो वो जीतते। वो नरेश मीणा के घेरने के चक्कर में वो गोलबंदी हुई है, जो बार बार आपको मैं समझा रहा था कि कायदे से आज गोविंद सिंह डोटासरा खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा एक ही थप्पड़ से दोनों गाल लाल कर दिए, मगर गोविंद सिंह डोटासरा का कोई खास योगदान नहीं है वहां पर किसी का बड़ा योगदान नहीं है। अशोक चांदना ने मैनेजमेंट देखा है, मैनेजमेंट देखने की उनकी एक अलग शैली रही है, उनका योगदान हो सकता है, मगर बड़ा योगदान वहां पर वोटों के ध्रुवीकरण का रहा है। जो ध्रुवीकरण हमने जगमोहन मीणा के खिलाफ डीसी बैरवा के साथ देखी थी। किरोड़ी लाल मीणा मैं तो 15 साल से देख रहा हूं, ब्राह्मण, राजपूत और व्यापारी वर्ग के न जाने कितनी समस्याओं को हल किए होंगे, मगर दौसा में ये भजन लाल शर्मा के कहने से भी कोई वोट वहां पर नहीं दिया था। और वही हाल हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ था। जब रेवत राम डांगा चुनाव जीते हैं तो वहां पर जाटों के अलावा उन्हें कोई वोट नहीं दिया और सारी जातियां इकट्ठा हो गई थी। करीबोबेश वही पैटर्न जो चुनाव में चल रहा था यहां पर दोहराया गया है, मगर ये पैटर्न जो है कांग्रेस के लिए जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में क्या हो रहा है। जिस तरह से जाट है यहां पर, उसी तरह से वहां पर यादव हैं बिहार में और यूपी में। यादव मुस्लिम गठबंधन के खिलाफ बाकी जातियां एकजुट हो जाती है। हरियाणा में जाट मुस्लिम गठबंधन के साथ बाकी जातियां एकजुट हो गई। कमोबेश इसी तरह का पैटर्न राजस्थान में अगर दिखेगा तो मुझे लग रहा है कि 2-4 सीटें शांति धारीवाल हो जाएं, या फिर कहा जा रहा है बाड़मेर से मेवाराम जैन की जीत पक्की है वो हो जाए, या फिर आप मान लीजिए कि प्रमोद जैन भाया हो जाएं। 2-4 जो ऐसी सीटें हैं वहां तो जीत सकते हैं, या फिर जाट मुस्लिम समुदाय के करीब 40 सीटें हैं वो जीत सकते हैं, मगर 100 सीटें ऐसी है जहां पर ये समुदाय कांग्रेस के साथ नहीं आ सकता। ये पूरी तरह से बीजेपी के समुदाय के साथ है। आज मैं सोशल मीडिया पर कमेंट कभी देखता नहीं हूं, मगर चूंकि आज चुनाव था और आज कोई लाइन खाली नहीं थी मेरे लाइव करने के लिए, तो आज मैं ट्विटर पे थोड़े मजे ले रहा था, टाइम पास कर रहा था। उसमें मैं देख रहा था ज्यादातर जो कमेंट थे प्रमोद जैन भाया के पक्ष में वो ब्राह्मण जातियों के ट्विटर हैंडल से थे। तो मुझे लग रहा था कि ये जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें ये पैटर्न जो है वो कांग्रेस के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये बड़ा खतरा है जो बिहार में या किसी भी विधानसभा चुनाव में हो जाता है। इसलिए इस जीत को बहुत बारीकी से अध्ययन करके और कांग्रेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। बिहार में केवल 5 सीटें आई है, क्योंकि ये सीट जो है वो वसुंधरा राजे को घेरने के लिए, मैं तो जिक्र करना सोचा था 1-2 बार जिक्र करूं, दिमाग से निकल जाता है। मैंने देखा करीब जयपुर में, बाहर तो छोड़ दिए, जयपुर में करीब 65% बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं या वो हारना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो भजन लाल शर्मा के साथ भी घूमते हैं, उन्हें वहां नहीं बुलाया गया, वो कह रहे थे भाई साहब हम तो चुनाव हार रहे हैं। तो ये चुनाव जो है वो 2 विचारधाराओं का चुनाव नहीं था जिसके आधार पर कांग्रेस जा रही है, ये नेताओं के गुरूर का चुनाव था और ये जातीय गोलबंदी का चुनाव था जो नरेश मीणा जाकर वहां पर कर दिए थे। मगर एक चीज साफ है कि अगर नरेश मीणा वहां चुनाव नहीं लड़ते तो यह भी हो सकता था कि वहां पर बीजेपी कम से कम 20-25 हजार से चुनाव हार जाती। 25 हजार ही तो अगड़ी जातियों का वोट लिए होंगे प्रमोद जैन भाया, मगर बाकी तो ये कांग्रेस के वोट थे 53 हजार में से। सोचिए बीजेपी का क्या हाल है राजस्थान में कि अगर बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भेष बदल के घूमना शुरू कर दें तो उन्हें पता लगेगा कि सरकार के बारे में जनता की क्या राय है। अब देखिए नरेश मीणा एक नैरेटिव बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार जीत गया, भ्रष्टाचार जीत गया। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है तभी आपको वोट मिला है, हालांकि जाति के आधार पर ज्यादा वोट मिला है, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात वही करे जो भ्रष्ट नहीं है।
भजन लाल शर्मा आए और आके उन्होंने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया अशोक गहलोत के कार्यकाल की जांच के लिए, सब में क्लीन चिट दी गई और लोग कहते हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, वापस से पैसे दिए लोगों ने उसमें क्लीन चिट के लिए। पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन किया, एसआईटी का गठन किया, ये कोरा झूठ है। किसी एसआईटी का गठन नहीं किया गया। अगर मुख्यमंत्री के मुंह से झूठ बुलवा रही है सरकार तो मुझे लग रहा है कि गलत है। एसओजी को कह दिया गया एसआईटी का कौन मुखिया था और अभी कौन मुखिया एसआईटी का, तो नौजवानों को भी झांसा दिया गया। तो एक तरह से बीजेपी का जो एक तरीका है वो कहीं से सिरे नहीं चढ़ रहा है और लोगों में जो एक विश्वास बहाली होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। भजन लाल शर्मा भले ही काम कर रहे हो, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, मेट्रो लाएंगे, मगर जमीन पर दिख क्या रहा है और क्या 3 सालों में दिख जाएगा पता नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बिखरी हुई बीजेपी पार्टी, अब देखिए प्रभारी हैं, चलो रंधावा जी को कोई सुनना पसंद नहीं करता हो, 2 बार आए तो कम से कम। राधा मोहन दास अग्रवाल तो जब भी आते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ ही बोल जाते हैं तो और कुछ वोट ही बीजेपी के कम करके जाते हैं। जो अपने मदन राठौड़ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सुबह से शाम तक बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ घूम लेते हैं और शाम को कहते हैं मदन राठौड़ कौन हो आप, कहां से आए हो, उस सदमे में पड़ जाता है बीजेपी के कार्यकर्ता। तो ये स्थिति है बीजेपी की पार्टी की। हालांकि देखिए जिस तरह से वो बिहार में चुनाव जीते हैं, बिहार में जितने पत्रकार मेरे जानकार हैं उसमें से बहुत सारे अखबारों में हैं और जिला हेड हैं वो खुद ही अचंभा में हैं कि इतनी सीटें कैसे आ गई बीजेपी की। अगर इतनी सीटें वहां पर बिहार में इतने माहौल के बाद आ रही है तो मुझे विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाए राजस्थान में तो कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छी बात क्या है कांग्रेस के लिए, मुझे लगातार अच्छी बात क्या लग रही है, सचिन पायलट ने भरे मन से गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ की कि इतिहास याद रखेगा बीएलए बनाने के लिए। आज भी गोविंद सिंह डोटासरा आए तो उन्होंने धन्यवाद देने में सचिन पायलट का नाम लिया, अशोक गहलोत का नाम लिया। कांग्रेस के नेता अपने आप में एकजुटता दिखाई देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी के अंदर भसड़ मची हुई है। इस बड़े नेताओं की भीड़ को कौन संभालेगा ये पता नहीं चल पा रहा है। दिल्ली देख रही है या नहीं देख रही है पता नहीं, पर एक संदेश जो गया है, आप भले ही टेक्निकली कह लीजिए तकनीकी रूप से कि नरेश मीणा तीसरे स्थान पे है, वो तो 8वें राउंड के बाद निकल के चले गए, आपकी सरकार है, वरना ये दूसरे स्थान पे ही कहे जाएंगे। 140 वोट कोई मायने नहीं रखता, क्या पता 8वें राउंड तक बैठे रहते तो 1-2 हजार वोट बढ़ ही जाता, जैसे हुआ था अनिल चोपड़ा के समय। पर मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। पर प्रमोद जैन भाया ने वहां पर जिस तरह शांति धारीवाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा, वो हाड़ौती के इलाके में लगातार सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, एक पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस लड़ी थी तो ओम बिरला भी जीते थे करीब करीब इसी एक्सपेरिमेंट से। जातियों के डर या भय से बाकी जातियां अगर एकजुट होती है तो फिर यह बड़ा खतरा है किसी भी उस जाति समूह के लिए। हमने देखा है मीणा समाज के खिलाफ कई बार कई इलाकों में धानका समाज भी के लोग भी बाकी जातियों के सहारे चुनाव जीत चुके हैं। तो यहां पर बड़ी जातियों के खिलाफ एक गोलबंदी हो जाती है। पर प्रमोद जैन भाया 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे और ये उनको जो है इस बात का फायदा मिला है। और बार बार हम हर एपिसोड में आपसे कह रहे थे कि प्रमोद जैन भाया भी चुनाव जीत सकते हैं। इस बार चुनाव ऐसा हो रहा था, किसने सोचा था कि बीजेपी जैसा कैडर बेस्ड पार्टी के बराबर नरेश मीणा का वोट आएगा। बहुत लोग कह रहे थे आप न तो नरेश मीणा को जिता रहे थे, हमने किसी दिन नहीं कहा कि वो जीत रहे हैं, हमने कहा कि जीत सकते हैं। हम ये कह रहे थे कि प्रमोद जैन भाया भी जीत सकते हैं और मोरपाल सुमन भी जीत सकते हैं। बहुत सारे लोग जो राय दे रहे थे मैं आपको बता रहे थे। तीनों ही पार्टियां अपने वोट बैंक के आधार पर बराबर थी, उसमें अगड़ी जातियों के वोट शिफ्ट हुए जिससे प्रमोद जैन भाया जीते हैं। इसमें ना तो पार्टी का कोई योगदान है ना कोई विचारधारा का योगदान है, इसमें बीजेपी की फूट और अगड़ी जातियों के वोटों का कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के तरफ हस्तांतरण, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। अब देखिए
एक तेजपाल पत्रकार हैं, बहुत लोकप्रिय हैं वहां पर, हमारे लिए भी भेजते हैं दिल्ली रोड से खबरें। उनसे पूछा मैंने तो उन्होंने कहा कि नरेश मीणा के जो एजेंट थे गांव में वो दोपहर बाद गायब थे, और उन एजेंटों पर नजर रखने के लिए उन्होंने गांव में 2-4 लोगों को रख रखे थे, वो भी गायब थे। तो ये हनुमान बेनीवाल के लिए भी एक सबक है कि आप भीड़ तो कर लेते हो, भीड़ वोट में कैसे तब्दील हो इसके लिए मैकेनिज्म चाहिए, वो आपके पास है या नहीं है। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने के बाद भी हनुमान बेनीवाल के पास हर गांव में बूथ एजेंट नहीं है। हर गांव में जिस पार्टी के पास 10 व्यक्ति नहीं हो बूथ पर बैठने के लिए, वो चुनाव नहीं जीत सकता है। इस बात को लिख कर रख लेना चाहिए। अगर हनुमान बेनीवाल को लगता है कि हम पूरे राजस्थान में हमारे पास पैसा नहीं है, कम से कम 40 सीटों पर अपना संगठन खड़ा कर लो। अगर संगठन नहीं खड़ा करते हो और फिर कहो जनता को कि तुम हमें वोट नहीं देते हो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं, इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। आपके पास मशीनरी नहीं है जो जनता के मत को आप वोट में तब्दील करा सको। इसलिए अपने घर को दुरुस्त करना भी जरूरी है। निर्दलीय लड़के भी बीजेपी के बराबर वोट लाना नरेश मीणा के लिए कहीं से कमतर नहीं है। ये दिन प्रमोद जैन भाया और उनके कार्यकर्ताओं को पूरा क्रेडिट देने का दिन है कि उन्होंने अपने तरीके से, अपने मैनेजमेंट से इस चुनाव को लड़ा है। वो इस इलाके को जानते हैं, वो निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो निर्दलीय के साथ समस्या होती है। प्रमोद जैन भाया निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं, उनका दबदबा इन इलाकों में रहा है। अब ये देखिए, एक बार चुनाव जीतते हैं, एक बार हारते हैं। अब जो विधानसभा चुनाव हो उसमें पता नहीं क्या हो, मगर मैं सोच रहा हूं कि ये जो भजन लाल शर्मा अगर वसुंधरा राजे की बात मान लेते, कंवर लाल मीणा, पूरे देश में आप उठाकर देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी के विधायकों को सजा हुई है, राज्यपाल और राष्ट्रपति से माफी मिली है, अगर मांग लिए होते तो क्या पता मिल भी जाता। अगर वसुंधरा राजे की बात मान लिए होते तो क्या पता चुनाव होता भी नहीं। तो क्या भजन लाल शर्मा भी यही चाहते थे कि वसुंधरा राजे का इलाज हो जाए? पता नहीं। मगर इससे भजन लाल सरकार को भी एक बड़ा झटका लगा है। कोई भी उपचुनाव जो होता है वो एक सरकार के ऊपर रेफरेंडम होता है। आप पार्टी पंजाब में उपचुनाव जीती है, इसलिए कि उसकी मशीनरी अच्छी तरह से काम कर रही है। यहां पर भजन लाल शर्मा ने और मदन राठौड़ ने पूरी पार्टी को वसुंधरा राजे के सामने सरेंडर करा दिया था 12 में, और राजा साहब और रानी साहिबा चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए इसमें अब बीजेपी को भी देखने का वक्त है कि क्या पार्टी चुनाव लड़े या व्यक्ति चुनाव लड़े। मगर कांग्रेस के लिए कहीं खुशी कहीं गम। बिहार का गम वो मनाए या ना मनाए, राजस्थान की खुशी तो मना सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या शाम को बिहार की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यालय में जा रहे हैं भाषण देने, जयपुर में भी आतिशबाजी होगी क्या? पता नहीं। राजनीति यही है, कभी खुशी कभी गम का माहौल रहता है। और अशोक गहलोत भी आज निकले बोलने के लिए, और अशोक गहलोत ने कमाल की बात कही है। अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था बिहार में, और इन्होंने जाके तेजस्वी यादव के सीएम पद की घोषणा की थी। आज उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कैसे सीएम पद की उनकी घोषणा हुई थी, वैसे कोई इशू नहीं है। सुनिए उनको एक बात। जनता की अच्छी न्यूज आ रही है, राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से। उम्मीद करते हैं शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन में कांग्रेस जीतेगी। सर, आप बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तो ये इस प्रकार का माहौल अंताउप चुनाव पर खुशी व्यक्त कर रहे थे और बता रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है वो तो हाईकमान जाने कि कैसे उनके नाम की घोषणा हुई थी। मुझे तो कहा गया था इसलिए मैं गया था, मगर वो कोई इशू नहीं है। अब पता नहीं, देखिए जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति है, अशोक गहलोत शायद सीनियर ऑब्जर्वर जो बिहार के हैं, इस बिहार के मसले पर कम ही बोलना चाहें, वो अंता के मसले पर ज्यादा बोलना चाहेंगे, क्योंकि सभी नेता यहां पर अपनी एकजुटता का क्रेडिट दे रहे हैं प्रमोद जैन भाया की जीत के लिए। मगर सब जानते हैं दिल से ये जीत तो प्रमोद जैन भाया की ही है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।